चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, बताओ जरा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमने क्या देखा था? पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो एलिमेंट्स तुमने अरेंज किए थे, एलिमेंट्स मतलब तत्व जो तुमने अरेंज किए थे, उनका अरेंजमेंट डायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड था? जेड। जेड क्या था? इलेक्ट्रॉन्स। किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे व्यवस्थित हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का एक सिंपल सा हिसाब है। आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है? एक सिंपल सा हिसाब है। वो क्या है कि तत्वों को उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। अब इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर कैसे किया है? के आधार पर व्यवस्थित किया है। अब इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर कैसे व्यवस्थित किया है वो समझना अपने को। देखो, मैं तुम्हें एक रिकैप दे देता हूं छोटा सा। ट्राइड्स आया, ट्राइड्स आए थे। उसके बाद किसी ने बोला जो अरेंजमेंट है वो मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा इसके आगे वाला आदमी आया था, उसने भी बोला मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन हर एक आठवां तत्व है, लेकिन हर आठवां तत्व समान गुण दिखाएगा, समान गुण दिखाएगा। ये दो लोगों ने बोला था। तो इसने क्या बोल दिया था? दो चीजों की जगह छोड़ दी थी, एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन, और एक का सिलिकॉन। इन दोनों के नाम भी लिखाए थे तुम्हें बाद में जब इनकी खोज हो गई थी। तो इतना हमने पढ़ लिया था। फिर इनके बाद में एक और आदमी आया था, उसने बोला एम पे डिपेंड नहीं करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा, जेड पे। और फिर मैंने तुम्हें बताया था किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी एक्स है, उसमें जेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका यहां पे क्या होता है? मास होता है। वो मास किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। और प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? जेड के। क्योंकि नेचर को न्यूट्रल चीजें पसंद है, न्यूट्रल चीजें पसंद हैं, पसंद है। ये याद रखना तुम लोग। ठीक है। तो एन प्लस पी और जेड। तो जो नया आदमी आया उसने बोला जेड पे, जेड पे डिपेंड करेगा। अब जेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना जेड। जेड क्या होते हैं? जेड एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो हेनरी मोजले, इस आदमी का नाम याद रखना। इस आदमी का नाम क्या याद रखना? याद रखना। तो मैंने तुम्हें अभी तक बताया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उसके जेड मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक पर निर्भर कैसे करेगा? उससे पहले तुम ये समझ लो इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक पार्टिकल है। बेसिकली तुम लोग इतना समझ लो कि एटम के अंदर अभी फिलहाल तुम्हारे लिए तीन पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब कोई चीज है, मान लो किसी के पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है तो पांच ही न्यूट्रॉन होंगे। पांच ही न्यूट्रॉन होंगे ना, क्योंकि क्योंकि सॉरी, पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच प्रोटॉन होंगे ना। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि वो तो उदासीन तो तभी होगा ना जब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा उसके पास, है ना।
और नेचर में अगर कोई चीज मिल रही है तो अपनी उदासीन अवस्था में मिलेगी, हमेशा याद रखना। चार्ज्ड फॉर्म में बहुत ही रेयर कुछ ना कुछ मिलेगा, इतना हमेशा याद रखना। तो 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इन 5 इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। ये और एक आदमी था, वो बाद में तुम्हें मैं बताऊंगा, उसने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो नाभिक में एक जगह रहते हैं, एक जगह रहते हैं। तो इनको तो रहने की जगह मिल गई, एक छोटी सी जगह में सारा पॉजिटिव चार्ज कंडेंस रहता है, ये मान लो एक बार के लिए तुम। और और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने बोला कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये एक पार्टिकल नहीं होता, एक क्लाउड के जैसे घूमता रहता है, ठीक है। वो तुम लोग जब क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे तब पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए इतना मान लो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। और जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है नाभिक के चारों ओर, वो जगह कहलाती है तुम्हारी ऑर्बिटल्स। समझ में आया? मैंने तुम्हें बता दिया, प्रोटॉन जो होगा वो इसमें घूमता, यहां पे प्रोटॉन को रहने के लिए जगह मिल गई है छोटी सी, उसको नाभिक बोला जाता है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अब होगा क्या, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा हो गया। अब नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, ध्यान से देखना, नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, नाभिक के जो पास में होगा, अब तुम्हें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो रिपल्सन का फोर्स लगता है, समान आवेश, ये बात याद रखना, समान आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये हिंदी में देख लेना, इसको रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण बोलते हैं हिंदी में, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षित करते हैं। और सब अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इतना याद रखना। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, तो जो नाभिक के जो चीज पास घूम रही होगी, जो नाभिक के पास घूम रही होगी, वो सर्कल छोटा बनाएगी, बनाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उसको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको दूर नहीं जाने देगा। कहने का मतलब ये है कि इस नाभिक का आकर्षण का बल यहां पे, इस नाभिक का आकर्षण का बल यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे थोड़ा कम, और जैसे जैसा दूरी बढ़ेगा वहां पे कम होता जाएगा। तो जो पास में होगा उसको ये ऐसे घूमने देगा, जो दूर होगा उसको ये ऐसे घूमने देगा। लेकिन जो पास वाला होगा वो तो ये नहीं है ना कि ये बहुत लंबा पाथ बना के ऐसे निकल जाएगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण का बल तो इसके ऊपर बराबर ही लग रहा है, और ये इसको अपने पास में रखेगा तो खींचेगा बहुत तेजी से। तो नाभिक के पास में जो चीज होती है, नाभिक उसको दूर नहीं जाने देता, उसको पास में घुमाता है। और जब नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो छोटा पाथ बनाएंगे, और ये छोटे पाथ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम रहेगी। क्यों? देखो मैं बताता हूं, अगर पाथ छोटा है, ये प्लस है, यहां पे माइनस घूम रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन समा नहीं सकते ना, क्योंकि वो रास्ता छोटा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो जो रास्ता छोटा है उसके अंदर एक साथ तुम इतने सारे इलेक्ट्रॉन घुसा नहीं सकते हो। और जैसे 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 मैं रास्ता बड़ा कर दूंगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, ये वाली चीज? और जैसे 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 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो उस एलिमेंट के एटम का साइज भी बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए जगह चाहिए, और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओगे वैसे वैसे उस जगह का, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं ना, ये जिस सर्कल में घूम रहे हैं उसको ऑर्बिटल बोला जाता है।
अब देखो ऑर्बिटल के टाइप बताता हूं तुम्हें। एक होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है एफ, डी एंड एफ, जी एच, चलता जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। अब एस को दर्शाने का तरीका ये है, पी को दर्शाने का तरीका ये है, डी को दर्शाने का तरीका ये है, और एफ को दर्शाने का तरीका ये है। ये एफ को दर्शाने के लिए, ये एस, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये एफ के हैं, एफ एक्स वाई वाई जेड जेड, ये ऐसे चलता जाएगा, छोड़ दो उसको। तुम्हें इतना ही याद रखना है एक बार के लिए। लेकिन तुम अब ये बात समझो, मैंने तुम्हें ये बताया ना कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये जो सबसे पास वाला ऑर्बिटल होता है उसको बोला जाता है एस, उसको बोला जाता है एस। और एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। लेकिन डब्बा एक बनाया है, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक डब्बे में? 2। समझ में आया? एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को तुम ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का तरीका होता है। इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसका मतलब है एक तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस पे एक बार के लिए इतना मान लो। समझ रहे हो? ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दिखाने का मतलब है स्पिन का डायरेक्शन क्या है, स्पिन का डायरेक्शन क्या है, तो वो घूमने की दिशा बताता है बस। लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब कई लोगों ने बताया, देखो अब जैसे एस में तो मैंने बोल दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि यहां पे कोई डब्बा नहीं है, तो सेम डब्बे में पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसमें जगह बची है दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन पी के अंदर देखो मजेदार बात, पी के अंदर 1 2 3 डब्बे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, क्योंकि एक डब्बे में 2 आता है। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब कई लोगों ने बोला कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां आएगा पहले। कोई दूसरा आदमी बोला नहीं नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा। तो फिर काफी रिसर्च करने के बाद लोगों ने माना। और क्यों माना? क्योंकि इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भी रिसाइड कर सकता है, यहां भी, यहां भी। तो सबसे पहले ये ना होके ये होता है, ठीक है। फिर जब तीनों सेम एनर्जी लेवल फिल हो जाएंगे सेम स्पिन में, उसके बाद ऑपोजिट फिलिंग होने लगेगी। क्यों? मैं बता देता हूं, एक चीज देखो। जब इलेक्ट्रॉन तुम किसी चीज के अंदर डाल रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन किसी चीज के अंदर डाल रहे हो तुम, तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज के अंदर डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या फिक्स नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन फिक्स नहीं होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन फिक्स नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन को सेम आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहां पे माइनस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आया उसके पास भी माइनस है, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को उल्टा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और जिस चीज में एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी देने का मतलब है कुछ काम करना पड़ेगा। तो कोई काम करना चाहेगा? जब तक उसको रहने के लिए दूसरी खाली जगह मिल रही है, कोई काम करना चाहेगा? तो सिर्फ इसी वजह से पहले इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, फिर जब कोई जगह नहीं बचेगी तो वो उस पर थोड़ा काम करके उसकी स्पिन को उल्टा करके ऐसे डाला जाएगा। समझ में आया? आगे चलो, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी होती है। अब देखो, तुमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख ली, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। अब तुम्हारे पेपर में क्या पूछता है? वो तुम्हें बोलेगा कि एक एलिमेंट के पास मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो।
तो मैं तुम्हें 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दे देता हूं, उसमें गिनती से इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, जितना भी नंबर बोलेगा वो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम के तरीके से, वो कैसे आता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे ही याद हो जाएगा, ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। देखो, सबसे पहले n इज टू 1 होता है तो उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल है। n इज टू 2 होगा तो उसमें p भी जोड़ दो, s एंड p। n इज टू 3 होगा, s p d जोड़ दो। समझ में आया? n इज टू 4 होगा, s p d f। यहां देखो, n इज इक्वल टू 1 है, इसको n बोला जाता है, 1 है तो सिर्फ इसमें s आया। n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें p भी जोड़ दिया तो p भी आ गया इसमें। 3 में s p और d भी आ गया, 4 वाला स्टार्ट हुआ है। तो अब तुम्हें 20 तक का बोलेगा तो 2 4 4 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, यहां तक लिख के आना है। समझ में आया? अच्छा, ये समझ में नहीं आया? बताते हैं, देखो। देखो, तुम्हें इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इतना समझ में आया? मान लो तुम बहुत सारे लोग हो, तुम्हारी 11वीं क्लास है, तो तुम अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो, एक बार सब लोग अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो। तो तुम्हें रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें बैठने के लिए तो कोई जगह चाहिए ना। और अब इसमें तुम खुद ही अपनी क्लास को देखो कि उसमें कुछ लोग, जैसे तुम, बहुत सारी लड़कियां आगे की तरफ बैठी हैं और बहुत सारे लड़के पीछे की तरफ बैठे हैं। तो मानो कुछ तुम में से कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास बैठे हैं, मुझे तुम लोग नाभिक कंसीडर कर लो। कैमरे के पास तुम लोग बैठे हो ना। और कुछ लोग बहुत पीछे बैठे हैं, वो नाभिक से दूर बैठे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं हो सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, है कि नहीं? हर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास भी नहीं हो सकता, हर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर भी नहीं हो सकता, है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हो जाएंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं तो सेटल होना पड़ेगा ना। तो नाभिक के सबसे पास में कितनी सीट है? 2 ही सीट हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने की। उस सीट का नाम है एस ऑर्बिटल। n इज इक्वल टू 1 की सेल में सिर्फ s ऑर्बिटल है। समझ में आया? n इज इक्वल टू 2 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें से एक s होगा और एक p होगा। 2 और 6 8, तीसरा जो होगा उसमें s p और d 18 हो जाएगा। टोटल सीट कितनी हो जाएंगी? 18। तो उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 में 2, n इज इक्वल टू 2 में 8, n इज इक्वल टू 3 में 18। तो नाभि के पास वाली कितनी सीट? 1 और 2, दूर वाली में 8, उसके वाली में 18 मान लो टोटल। ऐसे करके जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओगे, रास्ता बड़ा होता जा रहा है और उसमें सीट्स बढ़ती जा रही हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखो, बताता हूं क्या होता है। अब इन सीट्स का नाम तुमने कुछ कुछ दे दिया, कुछ एस की 2 सीट दे दिया था। एक पहली सेल में एस की 2 सीट, एस में ही 2 सीट हैं। उसके बाद एस और पी मिलके टोटल 8 सीट बनाते हैं। तो एस वाला नाभिक के पास में, पी वाला थोड़ा उससे दूर, थोड़ा सा उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है? और फिर डी आ गया, डी का साइज उससे बड़ा होता है और डी में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, ऐसे करके। अब जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, मान लो आगे वाली रो में भी तो मान लो तुम एस ऑर्बिटल हो। ए बच्चा लोग सुनो, आगे की रो को भी तुम लोग मान लो एस ऑर्बिटल हो, लेकिन आगे की रो में भी तो 3 4 कुर्सियां लगी हुई है ना।
तो किसी को कोने वाली कुर्सी पसंद नहीं है, किसी को बीच वाली कुर्सी पसंद नहीं है, किसी को साइड वाली पसंद नहीं है। तो एस ऑर्बिटल के अंदर भी ऐसे ही जगह होती हैं, डब्बे के अंदर जगह होती हैं, ठीक है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तुम पहले यहां भर सकते हो, यहां भर सकते हो, फिर कोई दूसरा आएगा उसको उल्टा करके, मतलब स्पिन उल्टा करके। सो सब अपने अपने हिसाब से सीट देखते हैं, है कि नहीं। तो एस ऑर्बिटल में भी सब चीजें सेम नहीं होती हैं, पी में भी सब चीजें सेम नहीं होंगी, डी में भी सब चीजें सेम नहीं होंगी, और किसी को एस पसंद आएगा, किसी को पी पसंद आएगा। तो सबसे पहले फिल किसको किया जाता है, फिल एस को किया जाता है, उसके बाद पी को, उसके बाद डी को। और ये सब इन जनरल बता रहा हूं, नहीं तो 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3d, ऐसे करके एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक एरो ऐसे मारो, फिर एक ऐसे 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 करके एरो मारने होते हैं उसमें। तो उससे तुम्हें पता लग जाता है कि कौन से को पहले फिल किया जाता है। वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरे चैप्टर में आएगा, वहां तुम्हें मैं समझा दूंगा। अभी तुम्हें सिर्फ इतना समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की जगह को ऑर्बिटल बोलते हैं, उनके कुछ नाम दे दिए गए हैं, और उस फिलिंग का क्रम ये है। तुम्हें पेपर में सिर्फ यही सवाल आता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो तुम्हें 30 तक याद होना चाहिए। वो टोटल नंबर काउंट कर लेना, ऊपर लिखा हुआ है, जितने नंबर तक पूछे और उतना टोटल होने के बाद वहां तक लिख देना बस। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बांटा गया है। बताता हूं, लिखिए और ये सवाल हल करके बताइए। 25 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एक 29 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एक 19 वाला, एक 9 वाला। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के मुझे बताइए। इनमें थोड़ा सा रूल चेंज होता है, तो मैं बता दूंगा तुम्हें। 9 वाले का आंसर बताइए पहले, पूरा बोल के बताओ। 1s2 2s2 टू पी है, 2p में कितना, 2p में कितना, 5 और 4 9, 1s2 2s2 2p 5, तो टोटल 9। 19 वाला बताओ। 4s पे कितना, 1। 25 का बताओ, 24 का भी बताना, 24 का 25 का लिखो, कॉपी में सब लोग लिखो 24 25 का, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें और बता देता हूं तुम लोगों को, फिर तुम लोगों का ये वाला। 24 पे क्रोमियम होता है, क्रोमियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d, कितना हो गया, 2 4 10 12 18 20, 3d4। तो अब क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो डी में टोटल कितने हो सकते हैं, 10, 10। तो ये चार एकदम आधे के पास में है ना, कि 5 बन सकता है, तो क्या होता है, ये इधर से चला जाता है, 4s1 3d5, तो ये वाला इसमें चेंज हो जाता है। ऐसा ही 29 वाले के साथ होगा, करके बताओ। कॉपर बोलते हैं 29 वाले को। ऊपर वाला नहीं लिख के आना पेपर में आ गया तो, इसमें नीचे वाला लिख के आना होता है। एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिलिंग से एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए जो 3d4 होता है वो पड़ोस वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d5 बना देता है। समझ में आया। 29 का लिखो, 29 का। 3d में 9 है, 9 किसके पास में है, 9 तुरंत 10 बनना चाहेगा, तो वो भी
पड़ोस वाले 4s में जो 2 था उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके 4s1 3d10 बना देगा। ये दोनों चीजें लिख लो कॉपी में, याद रहनी चाहिए, सवाल आता है इन दोनों पे। अच्छा, 29 वाले का भी मैं लिख देता हूं। उसमें 4s1 कर लेना और 3d10 कर लेना, बस इतना ही है। बाकी शुरू का सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। वो सवाल आता है एक आधे नंबर का, पूछ लेता है कभी कभी। तो अब मैंने तुम्हें ये सब हमने क्यों पढ़ा, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे व्यवस्थित रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो व्यवस्था है उसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में, मतलब कितने उसके वो है, क्या बोलते हैं, आवर्त है। तुम लोग हिंदी में आवर्त ही बोलते हो ना उसको। और दूसरा क्या, स्तंभ, है ना, कॉलम्स एंड पीरियड्स, दोनों चीजें। अभी सुनाता हूं देखो। तो एक एक करके बताता हूं। तो आवर्त सारणी में जिसके अंदर बाहरी इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन एस में होगा, एस में होगा, उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा, NS1 और 2, जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉन उसमें होगा। दूसरे का पी का इलेक्ट्रॉन 1 से 6 तक किसी का होगा, बाहर वाले का। और NS1 to 2 ND 1 से 9 तक, 0 से 9 तक इसको कर सकते हो तुम। और एफ वाले में एफ आएगा, एफ के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 से 14। इसको जिसका इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा एफ ब्लॉक, जिसका पी में जाएगा पी ब्लॉक, जिसका डी में जाएगा डी, और सिर्फ जिसका एस में रहेगा एस ब्लॉक। तो ऐसे करके आधुनिक आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब एस वाले एलिमेंट होते हैं, अब देखो इसको लिख लो पहले। 4 हिस्से हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी को लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। किसके आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स आखिरी कौन से ऑर्बिटल में जाएगा उसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है, किसी का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में है, NS में है, N-1D करो इसको, सॉरी सॉरी, N-1 होता है ये N-1D कर लो। P डायरेक्ट ही आता है, जो NP NS होता है वही NP भी आएगा, ठीक है। F में D के बाद F आता है, तो N होगा उससे 2 कम होता है, N-2 पे जाता है वो। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में बांटा गया, लिख लो। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक ही बोला जाता है। अर्थ मेटल एंड रेयर अर्थ मेटल दोनों एस ब्लॉक के हिस्से हैं, ये लिख लो। अर्थ मेटल एंड रेयर अर्थ मेटल दोनों ही एस ब्लॉक के हिस्से हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी बोला जाता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी बोला जाता है। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट बोला जाता है। अब मैं तुम्हें आवर्त सारणी के एलिमेंट्स के जो गुण होंगे वो बताऊंगा। मतलब हर एक एलिमेंट अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी दिखाएगा। जो एस इलेक्ट्रॉन जिसके आखिरी में, जिसमें एस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है उसके गुण अलग टाइप के होंगे। जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है उसके गुण अलग टाइप के होंगे। जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में है उसके गुण अलग टाइप के होंगे। तो अब सबके एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें पहले एक वो बनवा देता हूं, क्या बोलते हैं उसको,
पीरियोडिक टेबल में यूजुअल क्या ट्रेंड्स होते हैं वो बनवा देता हूं, उसके बाद सारी चीजें याद रह जाएंगी उससे। तुम्हें आयनिक रेडियई, तुम्हें रेडियई पता है? मतलब त्रिज्या, आणविक आणविक त्रिज्या, और वो हिंदी में उसे ऐसा ही बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वो सब पता है? मॉलिक्यूल पता है क्या होता है? ठीक है, देखो अब बताता हूं। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बता, अच्छा चलो सुनो 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 सुनो, इससे पहले तुम्हारा एक टॉपिक और रह गया, ठीक है? इसमें क्या है, एलिमेंट्स के तुम्हें मैंने टाइप तो बता दिए हैं कि कहां कहां इनको, कि कौन से ग्रुप्स में रखा है, ये तो बता दिया है। लेकिन एक तुम्हारी किताब में टॉपिक है 100 से ऊपर के एलिमेंट्स का नाम लिखना, नाम लिखना। तो अब मैं तुम्हें एक चीज लिखवाने जा रहा हूं, वो देख लो तुम लोग। देखो, जैसे 101 वाले एलिमेंट का नाम लिखो, तो आईयूपीएसी तुम्हें पेपर में क्या आएगा, 101 वाले एलिमेंट का आईयूपीएसी नाम लिखो। तो तुम्हें ये 101 से 10 तक की गिनती याद होनी चाहिए। 0 को नील बोलते हैं, 1 को एन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। तो एक को क्या बोलोगे तुम? एन। 0 को नील, और एक को एन, और लास्ट में हमेशा उसके लगेगा आई यू एम, ईएम, अनिल अनियम। 101 का नाम ये हो गया। तो ऐसे करके तुम्हें 100 किसी का भी, 125 का, 110 का, किसी का भी यूपीएससी नाम पूछेगा। समझ में आया? ये तो लिख लोगे ना, ये तो आसान सा है। गिनती का नाम या नंबर को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में वो याद होना चाहिए, फिर नाम लिख दो। 110 वाले का बताओ। 1 को बोलते हैं अन, अन, अन नील यम। अन 2 बार आएगा ना 110 में, अन अन नील यम। 130 को, 130 में अन अन 2 बार क्यों आएगा? सब लोग कॉपी में लिखो, 130 का नाम लिखो एक बार। अनट्री, अनट्री नील यम। मतलब तुम लोगों को ये समझ में आ गया ना? ये पेपर में पूछ लेता है, बोलेगा 110 वाले का नाम लिख के बताओ आधा नंबर में, तो सोल्व कर देना, आसान सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये वाला? अभी आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब तुम्हें मैंने ये तो बता दिया, अब मैं तुम्हें कुछ गुण लिखवाने वाला हूं। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड का एक चार्ट होता है। उससे पहले मैं जो जो गुण बताने वाला हूं उनके बारे में बता देता हूं कि वो चीजें होती क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले होता है, तुम लोग त्रिज्या समझते हो? त्रिज्या, रेडियस। हाँ ठीक है, तो सुनो। ऐसा ही कुछ स्पेलिंग होता है, वन वाल्स रेडियई। ये 3 4 नाम लिख लो, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वॉन्डरवाल्स रेडियस। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूं कि आयनिक एटॉमिक रेडियस क्या होता है। पहले सुनो, न्यूक्लियस की उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड से डिस्टेंस होती है, वो उसकी होती है एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब है कि जो सबसे भारी इलेक्ट्रॉन होगा ना, सबसे बाहर वाला, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो जिस भी गोले के अंदर घूम रहा होगा, उस गोले की नाभिक से कितनी दूरी है, वो होती है एटॉमिक रेडियस। समझ में आया? एटॉमिक रेडियस को लिखो कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कि जो नाभिक होता है उसकी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी
एटॉमिक रेडियस होती है? लिख लो और इसको जल्दी से। आयनिक रेडियस क्या होती है कि देखो, दो आयंस मिले होते हैं ना, आयंस एटॉमिक रेडियस में क्या होता है? आयन की, क्या समझ में आया? सबसे बाहरी कक्षा के नाभिक में Atomic radius is the distance from the center of nucleus to the outermost cell of electrons in an atom. सबसे बाहरी कक्षक तक जो इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षक और नाभिक के बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक सिंपल सी शेप के अंदर नहीं घूमते हैं कभी भी। तो आयनिक एटॉमिक रेडियस को नापने का एक तरीका होता है कि जब कोई एटम होता है ना, वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर कुछ चीज बनाएगा, ठीक है? एक एटम, जैसे मैंने बोल दिया क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसा नहीं, क्लोरीन एटम तो ये है और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन ये है मान लो, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉन हमने बताने के लिए तो तुम्हें ऐसे बता दिया कि इसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमता ऐसे है, तो तुम लोग उसको पता नहीं कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी अंदर की तरफ आ रहा है। तो कौन सी जगह से दूरी नापें? तो क्या होता है, जब क्लोरीन ऐसे करके किसी के साथ मिलके आबंध बनाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होके बीच में रह जाएगा। तो इन दोनों की बीच की दूरी पहले मान लो एक 99 है, 199 या 198 है दोनों की दूरी। तो एक की रेडियस निकालने के लिए इसको दो से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो कोवलेंट रेडियस लिख लो। कोवलेंट रेडियस इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स joined in a single covalent bond in a molecule। मतलब दो समान एटम्स के बीच में एक सिंगल आबंध जब बनता है, जब दो समान एटम्स के बीच में, जब दो समान एटम्स के बीच में कॉपी लगा के बात करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ये लिखना, ये लिखो, जब दो समान एटम्स के बीच में एक सिंगल आबंध बनता है, तो वो आबंध की आधे दूरी, जो टोटल दोनों आबंध के बीच में दूरी होगी ना, तो उसकी आबंध की जो आधी दूरी होगी, वो तुम्हें क्या कहलाएगी? कोवलेंट रेडियस। मान लो हाइड्रोजन ले लो, एक एच एच, ये दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच की यहां से यहां की दूरी होगी, उसकी आधी दूरी को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट। कोवेलेंट, 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 ठीक है? लिख लीजिए इसको, कोवेलेंट। लेकिन याद रखना, ये सेम होना चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, अलग होंगी तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर मामला बिगड़ जाएगा अगर सेम हुआ तो, ठीक है? मान लो हाइड्रोजन H2 की बॉन्ड लेंथ कितनी है? यूजुअली 74 पीपीएम होती है, पिकोमीटर होती है, पीपीएम नहीं, पीएम, ठीक है? तो 74 पिकोमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो हाइड्रोजन के बीच में इसकी कोवलेंट रेडियस निकालने को बोलेगा तो कितनी आएगी? अरे 37 आएगी भाई। 74 डिवाइड बाई 2, 37। ध्यान से सुनो, ध्यान से, एकदम ध्यान से। अभी तक वो जितनी भी अपन रेडियस देख रहे थे ना, वो सारी रेडियस एक दूसरे से जुड़े हुए होने के बाद में आधी आधी आ रही थी, है ना? अभी वांडरवाल रेडियस में क्या होता है, मान लो एक डब्बे में, या फिर मैंने कहीं इनको बंद कर रखा है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसकी आधी दूरी क्या होगी? एक्स, वो होगी तुम्हारी वांडरवाल्स, वो होगी तुम्हारी वांडरवाल्स रेडियस। नॉन कोवलेंट बॉन्डेड डिस्टेंस दोनों के बीच में जो होगी, उसकी आधी दूरी को बोला जाता है वांडरवाल्स रेडियई। समझ में आया?
लिख लो, इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं। The van der Waals radius is the half distance between the nuclei of two adjacent non-bonded atoms in a neighboring molecule in a solid or gas atom। कहने का मतलब वही है, दो एटम आपस में नहीं जुड़े होंगे, एकदम बॉन्ड से नहीं जुड़े होंगे, स्पेस में उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसकी आधी दूरी क्या कहलाएगी? वान डेर वाल्स रेडियस, सॉलिड के अंदर। समझ में आया? अगली क्लास में इसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें से तुम्हें इंटरेस्टिंग चैप्टर थोड़ा सा लगेगा इसके बाद से, क्योंकि सब याद करने वाला है, इंटरेस्टिंग नहीं है अभी। ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेंड्स के मतलब उसके वो कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया कि रेडियस ये होती है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एटम में लेफ्ट से राइट, मतलब पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, वो सब अपन लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं, चलो जाओ, बाय बाय।